Good morning, students. Last day we studied about campaigns, major campaigns and events of Mughals. Today, our next topic is Mughal traditions of succession. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture. प्राइमोजेनिचर क्या होता है? ज्येष्ठ अधिकार जिसे कहा जाता है कि एक पिता के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा जो है, एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, उसका बड़ा बेटा उसकी संपत्ति का मालिक बनता है, उसे विरासत में मिलती है. इंस्टीड दे फॉलोड द मुगल एंड तेमूद कस्टम ऑफ कॉपरसिनरी इनहेरिटेंस. इसकी बजाय इन्होंने क्या किया? कॉपरसिनरी सिस्टम जो है वो अपनाया. इसमें क्या होता था कि जितनी भी उसकी हेरिटेंस होती थी, जो संपत्ति होती थी, वो सभी बराबर बराबर बांट दी जाती थी. जैसे किसी राजा के 4 बच्चे हैं तो उन सभी चारों के अंदर उस हिस्से को जो है बांट दिया जाता था. नेक्स्ट इज मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स. अब मुगल्स जो थे, इनके दूसरे रूलर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप रहे हैं? मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कंस्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. तो मुगल्स जो हैं, इन्होंने कैंपेन जारी रखा, कंस्टेंटली लगे रहे वो ऐसे लोगों के लिए जो इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो इनके अधीन नहीं आ रहे थे. बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम वॉलेंटरली. लेकिन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो चुके हैं, पावरफुल थे, तो काफ़ी सारे रूलर्स तो अपने आप ही अपनी विलिंग से ही इनके साथ ज्वाइन हो गए, इनके अंडर आना चाहते थे. द राजपूत्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions. तो राजपूत फैमिलीज़ जो है वो इसमें मेन है, जिन्होंने अपनी लड़कियों की शादियां जो हैं मुग़ल फैमिलीज़ के अंदर की और एक अच्छी पोजीशन जो है अपने लिए गेन की, अपने आप को सेफ भी कर लिया और एक अच्छी पोजीशन जो है वो भी बना ली. सिसोदिया राजपूत्स of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. अब सिसोदिया के जो राजपूत थे, उन्होंने अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals. तो उनको हराया गया. लेकिन अब मुग़लों की पॉलिसी क्या थी कि किसी भी राजा की हरासमेंट नहीं करनी, उसको परेशान नहीं करना. अगर किसी को हरा भी दिया है ना, तो उसको उसकी सीट वापस दे दो ताकि वो हमारे अधीन रह करके काम करे. गिवन देयर लैंड्स बैक एज असाइनमेंट्स, जागीर, तो उसे उसकी ज़मीन, उसका जो साम्राज्य है वो सारा का सारा वापस दे दिया जाता था. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स एनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफ्टेंस. तो ये जो पॉलिसी थी उनकी कि किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे, चाहे उनको हराया है लेकिन फिर भी उनको उनकी गद्दी वापस दी, सिर्फ उन्हें ये एक्सेप्ट करवाया कि आप हमारे अधीन रह करके जो है काम करोगे. नेक्स्ट इज मनसबदार एंड जागीरदार्स. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. अब इनका साम्राज्य बढ़ रहा है तो इन्हें अच्छे तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट किया. कुछ लोगों की ज़रूरत है जो इनकी हेल्प करें. फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स, they expand to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs.
Marathas and other groups, those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. तो जितने भी लोगों की रिक्रूटमेंट्स की गई, जिन लोगों ने इनको ज्वाइन किया, जिन्हें ये पोस्ट दी गई, तो उन लोगों को नाम दिया गया अब मनसबदार का। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब। अब मनसबदार जो है एक पोस्ट बनाई गई, वो किसे कहा जाता था? जिसे एक मनसब दिया जाता था, मीनिंग ए पोजीशन और रैंक। तो एक रैंक था ये जो इनको दिया जा रहा था। It was a grading system used by the Mughals to fix rank, salary, military responsibilities. तो ये एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम है। जितने ज़्यादा रैंक, जो किसी को रैंक दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो वो सब क्या है? एक पोजीशन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जितने ज़्यादा मनसब जिसे दिए जाते हैं, तो उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी, उतनी ज़्यादा उसकी रेपुटेशन जो है वहाँ पे रहती है। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमिन्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात। तो इसको कैसे तय करते हैं? ये एक वैल्यू रखी हुई इन्होंने, ज़ात। द हायर द ज़ात, जितनी ज़्यादा ज़ात जो है ज़्यादा होंगी, द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। तो जितनी ज़्यादा जात होंगी उतनी ज़्यादा उसकी तनख्वाह होगी, उसकी सैलरी होगी, और उतनी ही बेहतर पोजीशन उसे कोर्ट में मिलेगी। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। तो मनसबदार जो है उसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी कि जिस एरिया के अंदर वो है, तो वहाँ पर उसे अपने लिए एक आर्मी रखनी है। सवार जो होते थे, घुड़सवार जो होते थे, कैवलरी मैन। द मनसबदार ब्रोट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गोट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। तो जितने भी लोग इन्होंने रखे हैं, अपॉइंट किए हैं, उनको रजिस्टर करना होता था। उनके घोड़े जो हैं अच्छी नस्ल के, अच्छी ब्रांड के होते थे, और फिर उन्हें सैलरीज दी जाती हैं। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स, विच वर समवट लाइक इक्ता। तो मनसबदार जो हैं इन्हें सैलरीज दी जाती थी रेवेन्यू के रूप में, कि एक एरिया दे दिया गया इन्हें और वहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। बट अनलाइक मुक्तिज, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स। तो जिस जगह का इन्हें बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया जैसे, तो वहाँ से ये रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते हैं और उस रेवेन्यू को यूज़ करते हैं सैलरीज देने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए। इन अकबर reign, these Jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the मनसबदार। अब अकबर के टाइम में थोड़ा सा चेंजेस आया इसमें। जागीर्स जो थी, जो जगह इन्हें दी गई थी रेवेन्यूज कलेक्ट करने के लिए, वो इतनी फिक्स की गई कि इनकी सैलरी के इक्वल हो जाए। बाय औरंगजेब रीन दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पर जो जगह इनको दी जा रही है, तो वहाँ से जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो उतना नहीं हो पाता जितनी कि उनकी सैलरीज थी, वो उससे काफ़ी कम रह जाता है। देयर वॉज ऑल्सो ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। तो अभी यहाँ तक आते आते
मनसबदार जो हैं उनकी नंबरिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, संख्या बढ़ चुकी है उनकी, विच मीन ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव दे जागीर। तो उन्हें काफ़ी वेट करना पड़ता है कि कब उन्हें जागीर मिलेगी, कब वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे, कब उनकी टर्न आएगी। These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जितने भी जागीरदार होते थे, जब इनको जागीर मिलती तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign. तो औरंगज़ेब अपने शासन के आखिरी टाइम में इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। और पीजेंट्स जो थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इस वजह से। Next is Zabt and Zamindars. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. अब इनके पास टैक्स कलेक्शन का मेन सोर्स क्या था कि पीजेंट्स की जो प्रोडक्शन है, जो उनकी खेती कर रहे हैं जो लोग, उससे जो प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर टैक्स। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्स थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चीफ्टेन। तो लोग गांव का जो भी हेड बनाया जाता था उसके थ्रू टैक्स पे करते थे। द मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएटरीज। तो ये जो लोग होते थे ये बिचौलिए तरह के होते थे जो बीच में काम करते थे, वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफ्टेंस, या तो गांव का कोई मुखिया या फिर कोई और मुख्य व्यक्ति जो होता था। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल carried out a careful survey of crop yields, price and areas cultivated for a 10 years period 1570 to 1580। तो अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, अकबर के जो 9 रत्न माने जाते हैं कि उसने अपने दरबार के अंदर अपनी कोर्ट में 9 ऐसे लोग रखे हुए थे जो काफ़ी पॉपुलर थे, फेमस थे। तो उनमें से एक था रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल। तो इसने क्या किया, सर्वेस किए क्रॉप यील्ड्स के, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर ए 10 ईयर पीरियड। तो 10 सालों का एक सर्वे किया इसने 1570 से 1580 पर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो सारी की सारी क्रॉप्स जो थी इनको अच्छे तरीके से इन्होंने चेक किया कि कितना टैक्स होना चाहिए। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। तो अलग अलग एरियाज़ बना दिए इन्होंने, अलग अलग प्रोविंस बना दिए इन्होंने कि कहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट करना है, किससे कितनी कलेक्शन होनी है। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर बना, जब्त। इस रेवेन्यू सिस्टम में एक स्पेशलिटी थी जो सर्वे किया गया, देखा गया कि 10 साल में कितनी ऐसी लैंड है जो ईयरली बोई जा रही है, जहाँ पर हर साल एग्रीकल्चर हो रही है, कितनी ऐसी लैंड है जहाँ पर 4 साल में एक बार या 4 साल में 2 बार उसको एग्रीकल्चर की यूज़ में लाया जा रहा है। It was prevalent in those areas where Mughal administrator could survey। तो ये वहाँ तो हो सकता था जहाँ पर वो सर्वे कर सकते हैं, एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, और उसका अकाउंट्स रख सकते हैं। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस
सच एज गुजरात एंड बंगाल, लेकिन गुजरात और बंगाल में ऐसा नहीं हो पाया. इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट डील ऑफ पावर. द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू बी रिबेलियन. तो काफ़ी सारे लोग जो हैं इनका विरोध भी करने लगे, विद्रोह हो गया. सम टाइम जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी. तो कई बार तो जमींदार्स एंड पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, मुगल अथॉरिटी की रिबेलियन में आ जाते थे, विद्रोह कर देते थे. These peasants revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. तो इस तरह के जो रिवोल्ट्स हो रहे थे, इनकी वजह से मुग़ल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी वो थोड़ा सा हिलनी शुरू हो गई 17th सेंचुरी के एंड तक. नेक्स्ट इज अकबरनामा एंड आईने अकबरी. तो अकबर जो है, अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड से कहा, जो कि कर्टिस से अबुल फजल, टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, कि वो उनके शासनकाल के ऊपर ना एक हिस्ट्री लिखे, एक बुक लिखे. तो उसने क्या किया, ही रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन टाइटल्ड अकबरनामा. तो उसने वैसे ही एक बुक लिख भी दी और क्या नाम दिया उसे, अकबरनामा, जिसके 3 वॉल्यूम्स बनाए. द फर्स्ट वॉल्यूम डील विथ अकबर्स एंसेस्टर्स, अकबर के जो पूर्वज थे उनसे जुड़ा हुआ था. एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रेन. सेकेंड वॉल्यूम में क्या लिखा उसने कि अकबर का जो शासन चल रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है. एंड द थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी. इट डील्स विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज़ एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर. इन सब चीज़ों को इसमें जो है लिखा गया. द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच statistical details about things as diverse as crops, yields, price, wages and revenues. तो इसमें इन सब चीज़ों को जो है बताया गया है, इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है. ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू ऑन दिस चैप्टर टुमारो. थैंक यू.